Hello aspirants, so this is the next part of our ongoing PYQs RCC of UKPSC. So यहाँ तक हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए थे. इसके आगे हम देखते हैं आज. So the next question is diagonal tension reinforcement is provided in a beam as. तो इसके लिए हमको समझना होगा पहले diagonal tension क्या होता है. तो उसके लिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, एक बीम ड्रॉ करता हूँ. So suppose this is a beam and loaded with UDL, uniformly distributed load. And supported simply supported. It's a simply supported beam. अगर मैं इसके लिए shear force डायग्राम ड्रॉ करूं तो वो निकल के आएगा कुछ इस तरीके से. This is something like this. This is a shear force diagram. और जो shear force की वैल्यू होगी सपोर्ट पे वो होगी WL/2 WL/2. तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू है shear force की वो हमको सपोर्ट पे मिल रही है. एंड जैसे जैसे हम सपोर्ट से सेंटर की तरफ मूव कर रहे हैं तो shear force की वैल्यू डिक्रीज करती जा रही है. तो एक यहाँ पे एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं. सपोज दिस इज अ न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज अ न्यूट्रल एक्सिस, और मैं यहाँ पे एक एलिमेंट कंसीडर करता हूँ. दिस इज अ एलिमेंट जो मैंने कंसीडर किया. इसको बाहर निकाल के इसके एनालिसिस करते हैं. दिस इज अ एलिमेंट, इसके ऊपर शेयर फोर्स एक्ट करेगा. शेयर फोर्स एक्टिंग लाइक दिस एंड कॉम्प्लीमेंट्री शेयर लाइक दिस. तो ये इस एलिमेंट को शेयर स्ट्रेस की वजह से एलिमेंट डिस्ट्रॉर्ट होगा और डिस्ट्रॉर्ट होकर ये शेप को गेन करने की कोशिश करेगा, सिमिलर समथिंग लाइक दिस. ये कुछ इस तरीके की शेप को अटेन करने की कोशिश करेगा. तो यहाँ पे इसमें जनरेट हो जाएगा टेंशन स्ट्रेसेस, टेंशन, एंड यहाँ पे जनरेट होगा कंप्रेशन ड्यू टू दिस शियर. तो एज वी नो आवर कंक्रीट इज strong in compression but weak in tension. So some crack formation will occur here. There is some crack formation. These cracks are called as shear cracks. These cracks are called as shear crack. और ये शेयर क्रैक्स किसकी वजह से आ रहे हैं? शेयर क्रैक्स आ रहे हैं डायगोनल टेंशन की वजह से. तो अब हमको इन क्रैक्स को प्रिवेंट करने के लिए एक रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा. तो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये बीम को मैं अगेन ड्रॉ करता हूं. बीम को ड्रॉ किया. दिस इज सिंपली सपोर्टेड दैट सेम बीम दैट वी हैव सीन बिफोर. दिस इज अ न्यूट्रल एक्सिस. तो मैं इस शेयर क्रैक्स को प्रिवेंट करने के लिए या तो मैं शेयर स्टीरअप्स प्रोवाइड कर सकता हूँ. क्रैक्स डेवलप होगा कुछ सिमिलर इन दिस मैनर. वी हैव टू अवॉइड दिस क्रैक. तो या तो मैं यहाँ पे वर्टिकल स्टीरअप्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, और वर्टिकल स्टीरअप्स ना प्रोवाइड करके मैं यहाँ पे बेंट अप बार्स भी प्रोवाइड कर सकता हूँ. सो दिस इज आवर टेंशन रीइंफोर्समेंट, और मैं यहीं पे बेंट अप बार प्रोवाइड कर सकता हूँ इन दिस मैनर. So the problem is saying diagonal tensile reinforcement provided in a beam as. So hence our option B is correct, bent up bars and vertical stirrups. We can provide both. So I hope you understand this. Let's move to next question. Next question is, if a RC beam is likely to fail in bond, then its bond strength can be increased most economically by. तो हम कंक्रीट बीम को इकोनॉमिकली रखते हुए उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं. दैट इज़ ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमने AST प्रोवाइड किया है, AST प्रोवाइडेड, इसको सेम रखते हुए हम बॉन्ड स्ट्रेंथ को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं. तो हमको अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है, AST को सेम रखना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? स्मॉलर डायमीटर के बार प्रोवाइड कर सकते हैं. उससे क्या होगा? उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा. उससे उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा. तो उससे हम बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज को कर सकते हैं इकोनॉमिकली. तो हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट. थिनर नंबर बार्स बट मोर इन नंबर्स. ये नॉट नहीं आएगा यहाँ पे, नॉट को मैं रिमूव कर देता हूँ. बट मोर इन नंबर्स. सो हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द shear strength can be ensured in a beam by providing. तो
बीम में हम शेयर स्ट्रेंथ कैसे इंश्योर कर सकते हैं? तो अभी हमने देखा बीम की शेयर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हमने स्ट्रिप्स प्रोवाइड किए, बेंट अप बार्स प्रोवाइड किए. तो दिस क्वेश्चन इज सेम लाइक फर्स्ट क्वेश्चन एज वी डिस्कस्ड. सो हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the bond between steel and concrete is mainly due to, options are given as adhesive resistance, frictional resistance, mechanical resistance. So here all these options are correct because adhesive होता है दो मटेरियल के बीच में इंटरेक्शन विच आर डिफरेंट. सो हेयर टू डिफरेंट मटेरियल इज, फर्स्ट इज reinforcement and other is concrete. We can understand this by a diagram. Suppose this is a beam, concrete beam. Just a second. This is a concrete beam and we provided tension reinforcement here. तो जो हम reinforcement प्रोवाइड करते हैं उसमें रिप्स होती हैं, रिप्स समथिंग लाइक दैट. ये कंक्रीट है, ये reinforcement है. तो जब इनके बीच में परफेक्ट बॉन्ड होगा तो इनके बीच में फ्रिक्शन भी डेवलप होगा, तो दिस फ्रिक्शन रेजिस्टेंस भी डेवलप होगा. डिफरेंट मटेरियल के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा जिसे हम एडेसिव रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये भी डेवलप होगा. मैकेनिकल रेजिस्टेंस को हम बियरिंग रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, बियरिंग रेजिस्टेंस. सम एक्सटेंट तक बियरिंग रेजिस्टेंस भी डेवलप होगा. तो ऑल ऑफ दिस आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग थिकन पार्ट ऑफ फ्लैट स्लैब ओवर द सपोर्टिंग कॉलम इज कॉल्ड. तो इसके लिए हम डायग्राम देखते हैं, डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं. सपोज दिस इज अ स्लैब, this is a slab and this is a column. Slab is resting over the column directly. This type of construction is called a flat slab. This is a flat slab. Next diagram, next we draw a slab. एक स्लैब ड्रॉ किया, फ्लैट स्लैब, और उसके नीचे हमने एक थिकन स्लैब को प्रोवाइड किया जिसको हम बोलते हैं ड्रॉप पैनल. दिस इज कॉल्ड ड्रॉप पैनल. एंड आफ्टर दैट कॉलम. सो इन आवर आंसर ड्रॉप पैनल इज करेक्ट. थिकन पार्ट ऑफ अ फ्लैट स्लैब ओवर द सपोर्टिंग कॉलम इज कॉल्ड अ ड्रॉप पैनल. एक और प्रोविजन है जो हम प्रोवाइड करते हैं, कॉलम कैपिटल. This type of arrangement is, you might seen somewhere. This is a flat slab and this is a drop panel and this is called column capital. So this is all for this question. Next question is the spacing of main bars in RCC slab shall not be more than. So this is a direct codal provision. So we can see the values. In case of slab, spacing जो होनी चाहिए मेन बार्स की वो होनी चाहिए मिनिमम ऑफ 2 क्राइटेरिया. मिनिमम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इज 300 mm and first is 3 times of diameter, whichever is minimum. D is effective depth. Effective depth of slab. So the answer is 3 times the effective depth of the slab or 300 mm, whichever is less. Hence option A is correct. Next question is in RCC slab spacing of shrinkage and temperature bar should not be more than. So again this is a codal provision. So this is the spacing for RCC slab. Spacing of shrinkage and temperature bar
temperature bars should not be more. There are two criteria equal to, इसमें से हम मिनिमम लेंगे 5 times 5D और 300 mm, सॉरी 450 mm, 450 mm or 5 times the effective depth. D is effective depth. So hence option C is correct. 5 times the effective depth of slab or 400 mm, whichever is less. Next question is, in case of one-way slab, the main reinforcement is provided. So we have to understand first what is the one-way slab. I am drawing a slab. So one-way slab is that slab which supported on opposite sides. Suppose this supported on these opposite sides, and other criteria is aspect ratio which is equal to, which aspect ratio greater than 2. इस टाइप के अगर हमको स्लैब मिलती है तो उसको बोलते हैं हम वन वे स्लैब. तो वन वे स्लैब में जो हमारा मेन इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करने का जो क्राइटेरिया होता है वो होता है अलॉन्ग द शॉर्टर स्पेन, बिकॉज हमको शॉर्टर स्पेन के अलॉन्ग ही मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलता है. सपोज दिस इज द डिफ्लेक्शन, तो हमको जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलेगा इन वन वे स्लैब वो मिलेगा अलॉन्ग द शॉर्टर स्पेन. दिस इज डेल्टा मैक्स. हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट. For slab spanning in two direction, the ratio of span to depth should not be exceed. So again this is a codal provision. We have to remember these values. Let me write. For two-way slab, L by D should be less than 35. For one-way slab, its value is L by D is less than 30, and for continuous slab, L by D is less than 40. So in problem is asking for two-way slab, two directional ratio of span to depth should not be exceed. So hence option C is correct. It's 35. It's a 35. So let's understand next question. In a simply supported slab, alternate bars are curtailed at. It's again a codal provision. Its answer is span by 7. Next question is, in case of two-way slab, the deflection of slab is. So what is a two-way slab? Two-way slab is that slab in which aspect ratio is less than 2. So in case of two-way slab, the deflection of slab is primary function of the short span, and this is the correct answer, because in the short span deflection will be more. It's a function of deflection. Deflection is a function of short span. Sorry. Next problem is, if long and short spans of a two-way slab are Ly and Lx, and load on the slab acting on strips parallel to Lx and Ly be Wx and Wy respectively, the Rankine's Grashof theory suggests this. First we understand Rankine's Grashof theory used for design of two-way slab. Used for designing of two-way slab. So इन्होंने अपना डायरेक्ट रिजल्ट डायरेक्ट बताया है हमको यूज़ करने के लिए, वो लेके चलते हैं हम. Wx इज इक्वल टू W बाई L बाई Lx की पावर 4. सो हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Spacing of shear stirrups in rectangular RC simply supported beam is. तो यह वही है जो हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में अंडरस्टैंड किया था. अब हम इसको दोबारा समझने की कोशिश करते हैं कि दिस इज द shear force diagram for the simply supported beam subjected to UDL. As we see, the maximum shear stress is at the supports, and when we moving towards the center, the shear stress is decreasing. So हमको जो मैक्सिमम shear stress रेजिस्टेंस जो चाहिए वो चाहिए एट द सपोर्ट्स. तो हम इसको देख सकते हैं अगर बीम को ड्रॉ करें. ये मैंने बीम को ड्रॉ किया, एक सेकेंड. दिस इज अ बीम एंड दिस इज अ रीइंफोर्समेंट. तो जैसे हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ बीम, हम वहाँ पे
शेयर स्टीरअप्स की स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमको वहाँ पर रेजिस्टेंस कम चाहिए, क्योंकि वहाँ पे शेयर स्ट्रेस कम होता जा रहा है, तो हम स्पेसिंग को इंक्रीज कर सकते हैं टुवर्ड्स द सेंटर. सो हेंस ऑप्शन इज increase toward the center of the beam. Spacing of shear stirrups in rectangular RC simply supported beam is increased toward the center of the beam. Hence option B is correct. Next problem is what should be the minimum thickness of flat slab in any case. So it's a codal provision. It's a codal provision. It should be 125 mm. इससे कम हम किसी भी केस में नहीं देंगे. So इतना तो हमको देना ही देना है. Next problem is how much portion of steel that should extend beyond the faces of support at discontinuous edges of two-way slab due to negative moments at discontinuous edges, where L is the effective span of beam. So first we understand what is the discontinuous edges in two-way slab. Suppose this is a slab, this is slab, and this is continuous, and we divided it to in a two part, and is supported on sides. This is slab 1, this is slab 2, this is slab 3. Slab 3 is discontinued at the three sides, this side, this side, this side, and continued at one side. अगर हम slab 2 की बात करते हैं तो slab 2 is discontinued from two sides and continues from two sides, and similar manner there are more slabs. So hence for the negative moment जो हमको स्टील को प्रोवाइड करना है वो 0.1 L, ये कोडल प्रोविजन है, इतना हमको सपोर्ट्स पे प्रोवाइड करना है फॉर द नेगेटिव मोमेंट्स एट डिसकंटिन्यूअस एजेस. लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. क्वेश्चन इज सेइंग if W is the load per unit area on the circular slab of radius r, then the maximum radial moment per unit width of slab of a simply supported slab is equal to. हमको कंडीशन दी हुई है एज्यूमिंग पॉइजन्स रेशियो इक्वल टू 0. तो हम यहाँ पे सर्कमफ्लेक्शन मूवमेंट का फॉर्मूला देख लेते हैं. एम डॉट इज इक्वल टू, ये होता है W/16 इंटू आर स्क्वायर 3 प्लस म्यू म्यू विच है पॉइजन्स रेशियो माइनस स्मॉल आर स्क्वायर 1 प्लस 3 म्यू. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन म्यू इज 0, this 0 and this term is 0, so we get the value here 3/16, or this will be 3r square minus this will be r square. So none option is similar like this. So this is asking at the center, so there is nowhere mention for the center, but according to option we can see that this small r square is 0, that is question is asking at the center, so at the center, hence r square is also 0. So we will get the result here W/16 3 r square. So this is a circumferential movement m dot m theta at center. So this is the result. So hence option C is correct answer. So this is for today's session. Thank you for watching.